हेलो दोस्तों, जीसीसी सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एलसी राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो विषय है बातचीत करने का, चर्चे का जो विषय है वो है ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था का रिवीजन जितना भी क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, आज उसको हम लोग फटाफट के अंदाज में क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है हमारे। आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट भी आ गई है। तो ठोस अवस्था क्या है, इसकी क्या यूटिलाइज है और क्या क्या चीज़ें इसमें से इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए, सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग रिवीजन करेंगे जितना भी हम लोगों ने पढ़ रखा है अभी तक। तो देखते हैं कि सबसे बात करते हैं सबसे पहले ठोस अवस्था की। सबसे पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। अब ये ठोस अवस्था क्या है, ठोस क्या है, मैंने आपको बताया। जैसे आपने अगर द्रव्य की हम लोग सबसे पहले बात करें, बहुत ज़्यादा लिखेंगे नहीं दोस्तों, हम लोग बातचीत करेंगे अगर मैं और सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठोस की अगर बात करें, अगर सबसे पहले हम बात करें द्रव्य की, तो द्रव्य की परिभाषा आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। क्लियर है इतनी चीजें सभी को? और आपने ये भी पढ़ा होगा कि द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में तो मेनली 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं हम लोग, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें से द्रव और गैस हम लोग 11th स्टैंडर्ड पर स्टडी कर लेते हैं और बची हुई ठोस अवस्था हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं, 12th में। 12th के जो फर्स्ट पेपर है उसका पहला चैप्टर है। फर्स्ट पेपर या पूरी केमिस्ट्री को मिला लिया जाए तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है हमारा वह ठोस अवस्था का आता है। तो ठोस अवस्था में अगर हम लोग बात करें कि ठोस की, कि ठोस क्या होते हैं, तो देखते हैं और बात करते हैं सबसे पहले क्या, ठोस यानी कि सॉलिड। अब ये सॉलिड क्या होते हैं, एक एक चीजें समझते हैं दोस्तों। ठोस एक अवस्था है द्रव्य की, जिसमें आप जानते हैं कि ठोस जो होते हैं इनके आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोस के आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और ठोस के अणु जो होते हैं उनके बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल का मान क्या होता है, द्रव और गैस की तुलना में सबसे अधिक होता है, जिससे ठोस के जो अणु होते हैं ये स्थानांतरित गति नहीं कर पाते हैं, यानी कि रैंडम मोशन नहीं कर पाते हैं जैसा कि गैस के पार्टिकल करते हैं। करते क्या है ये अपनी माध्य स्थिति के परितः या काल्पनिक गति करते हैं या अपनी माध्य स्थिति के परितः घूर्णन गति करते हैं, लेकिन ये स्थानांतरित गति इसके अणु नहीं करते हैं। तो यानी द्रव्य की वो अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। क्लियर है? द्रव्य की ठोस अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग कि ठोस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या विशेषता है ठोस की, तो सबसे पहली विशेषता यही है कि ठोस के आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। सभी जानते हैं ठोस के आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। दूसरी क्या विशेषता होती है, दूसरी विशेषता यह होती है कि जो ठोस होते हैं उनके अणुओं के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है, जिसके कारण वे स्थानांतरित गति नहीं करते हैं। करते क्या है, वे अपने माध्य स्थिति के परितः घूर्णन गति या कंपनिक गति करते हैं। 2 विशेषताएं हो गई। तीसरी विशेषता क्या होती है कि जो ठोस होते हैं ये ठोस दृढ़ और असंपीड्य होते हैं। दृढ़ मतलब आप समझते हैं कि ये कठोर होते हैं। असंपीड्य की बात करें तो यानी ये इनकम्प्रेसिबल, यानी इनको दबाया जाए तो दबेंगे नहीं, को अगर दबाया जाए तो ये दबते नहीं है। नेक्स्ट विशेषता क्या होती है, ठोस का जो घनत्व होता है यह द्रव और गैस की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। जल और बर्फ की अगर हम लोग बात करें तो बर्फ की डेंसिटी वहां पर क्या हो जाती है, द्रव जल है उसकी जल की डेंसिटी से कम हो जाती है। तो वो एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शनल केस है वो, कि जो बर्फ होता है वह पानी पर तैरता है। क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व क्या होता है, वहां पे कम होता है, फिर भी वह बर्फ ठोस होता है और पानी क्या होता है, द्रव होता है। तो वह एक एक्सेप्शन केस है। बाकी अदर केसेस में हम लोग देखें तो अदर केसेस में क्या होता है कि जो ठोस होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है, उनकी डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है।
इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट विशेषता क्या होती है, यानी ठोस का अगर ताप बढ़ाया जाए, ठोस का ताप अगर क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो ठोस की अवस्था परिवर्तित तो हो सकती है। ये नेक्स्ट विशेषता है, ठोस का अगर ताप बढ़ाया जाए तो ठोस की अवस्था क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट विशेषता क्या है कि ठोस के अणुओं के बीच में अंतराणविक स्थान जो होता है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो होता है, यह क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी हैं, ठोस की हैं। आप जानते हैं मैंने क्या बताया, ठोस आकार और आयतन निश्चित, दृढ़ और असंपीड्य होते हैं। अणु जो होते हैं स्थानांतरित गति ना करके अपने मध्य स्थिति के प्रति काल्पनिक गति या घूर्णन गति करते हैं, काल्पनिक गति या घूर्णन गति करते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया ठोस का जो घनत्व होता है, ठोस का घनत्व क्या होता है, द्रव और गैस की तुलना में अधिक होता है। द्रव और गैस की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। ठोस का अगर ताप बढ़ाया जाए तो अवस्था परिवर्तित हो सकती है। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं, अवस्था परिवर्तित हो सकती है। ठोस के अणुओं के बीच अंतराणविक स्थान का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। इसीलिए ठोस के पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं। ये ठोस के जो पार्टिकल होते हैं ये टाइटली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। तो ये थे ठोस, और ये ठोस की क्या थी, विशेषताएं थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है ठोस के प्रकार, ठोस के क्या प्रकार। तो देखते हैं हम लोग कि ठोस के क्या प्रकार होते हैं। ठोस के प्रकार, टाइप ऑफ सॉलिड। तो ठोस की अगर बात करें हम लोग, तो ठोस जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठोस कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा क्रिस्टलीय पहले ले लेते हैं हम लोग, और दूसरा जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड वन इज एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। अब सवाल यह है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो अंतर देख लेंगे, अंतर इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, और अंतर देख करके आप परिभाषा हम लोग वहां से बना लेंगे। तो पहला जो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो एक वर्ड आता है दोस्तों घटक कण। एक वर्ड आएगा क्या, घटक कण। और ये घटक कण जो होते हैं ये आपके परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, और आयन भी हो सकते हैं। तो इन तीनों के लिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं हम लोग क्या, घटक कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो अगर क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस के जो घटक कण होते हैं, घटक कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। लेकिन इसके घटक कण जो होते हैं, घटक कण अनियमित क्रम में, अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये कभी कभी पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट चाहे तो कर सकते हैं। घटक कण क्या होते हैं देखते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास दो पार्टिकल है, एक घटक कण जो है, घटक कण में दो प्रकार है, एक ये है एक बी है। एक ये पार्टिकल है और दूसरा क्या है, बी पार्टिकल। तो नियमित क्रम में व्यवस्थित होने का मतलब है कि एक पार्टिकल ए का है, फिर एक पार्टिकल बी का है, फिर एक पार्टिकल ए का है, फिर एक पार्टिकल बी का है, फिर ए है, फिर बी है। इस टाइप का, ये बी टाइप का है। नेक्स्ट देखें अगर हम लोग, यहाँ पे फिर से बी है, ये फिर से ए है, अगेन बी है, ये अगेन ये है, फिर बी, ये फिर से ये। यहाँ पर ये है, फिर बी है, ए है, वी है,
ए है और ये भी है, ए बी टाइप के पार्टिकल है। कहीं पर आपको दो ए एक साथ नहीं दिखेगा और कहीं पर आपको दो बी एक साथ नहीं दिखेगा, यानी ये भी पार्टिकल है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर जैसे मान लिया जाए ए है, ये बी है, फिर से बी आ जाए, फिर से बी आ जाए, ए हो जाए, फिर से ए आ जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे देखो ये v है, या टोटल का टोटल b ही हो जाए, टोटल का टोटल क्या हो जाए, v हो जाए, या टोटल का टोटल a हो जाए। चलो मैं 2 a कर देता हूं, एक b, फिर से 2 a कर देता हूं, या v कर देता हूं, इस टाइप के। यानी जब पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट ना हो, लेकिन यहां पर पार्टिकल रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। यानी जो सबसे पहला डिफरेंस आया दोनों में, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में, वो ये आया कि घटक कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, घटक कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे देखो मैं आपसे कहूं कि अगर इसमें अगर आप इस दिशा में जाओ तो आपको कौन से पार्टिकल मिलेंगे, आपको सिर्फ बी पार्टिकल ही मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन से पार्टिकल मिलेंगे, बी पार्टिकल मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस दिशा में जाओ तो आपको बी पार्टिकल ना मिल करके टोटल के टोटल कौन से पार्टिकल मिलेंगे, ए पार्टिकल मिलेंगे। यानी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पार्टिकल आपको मिल रहे हैं। और अगर अलग अलग पार्टिकल मिल रहे हैं तो कभी दो अलग अलग पार्टिकल का गुणधर्म एक समान नहीं हो सकता। अगर उनके रासायनिक गुणधर्म समान हैं तो उनके भौतिक गुणधर्म अवश्य भिन्न होंगे, चाहे उसके मेल्टिंग पॉइंट में ही डिफरेंस क्यों ना हो। उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता हो समान हो, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज समान नहीं होती है। यानी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुणधर्म मिलने के कारण ये जो होते हैं ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग दिशाओं में गुणधर्म कैसे अलग अलग होते हैं। लेकिन यहां पर जाओ आपको तो ये भी टाइप के मिलेंगे, अगर यहां पर जाओ आपको भी ये भी टाइप के मिलेंगे। यानी कि सभी दिशाओं में समान गुणधर्म वाले पार्टिकल मिलेंगे। यानी कि ये जो होते हैं ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये कैसे प्रकृति के होते हैं? समदैशिक प्रकृति के होते हैं। जब सभी दिशाओं में गुणधर्म समान मिलेगा तो प्रकृति हो जाएगा समदैशिक, और जब सभी दिशाओं में गुणधर्म अलग अलग मिलेगा तो प्रकृति हो जाएगा विषमदैशिक। और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं या विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये इनके इस तरीके से मैं लिख दूं कि इनके जो गलनांक होते हैं, इनके जो क्वथनांक होते हैं, गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं यह निश्चित होते हैं। लेकिन इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं, गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वह एक रेंज में होता है, निश्चित नहीं होता है। अगर इनके गलनांक और क्वथनांक की बात करें निश्चित होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते, एक रेंज में होता है। इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक निश्चित होने के कारण ये शुद्ध ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये शुद्ध ठोस कहलाते हैं, या शुद्ध ठोस, या फिर इन्हें वास्तविक ठोस भी बोला जाता है। लेकिन ये अतिशीतित द्रव कहलाते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड कहलाते हैं। जैसे चेयर की अगर बात करें, प्लास्टिक वाली चेयर जो होती है, अगर उस प्लास्टिक वाली चेयर को आप गर्म करने की कोशिश करो, उसको पिघलाने की कोशिश करो, तो जैसे जैसे वो गर्म होगा वो एक मुलायम होता चला जाएगा। एक टेम्परेचर जब उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर वो पिघलना क्या कर देगा, धीरे धीरे शुरू कर देगा। लेकिन एक आयरन के टुकड़े की अगर हम लोग बात करें, या NaCl के पार्टिकल की बात करें, NaCl के पार्टिकल को आप गर्म करते जाओ, लेकिन जब पूरी तरीके से उसकी मेल्टिंग टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगा तभी जाकर के वो पिघलेगा, उसके पहले वो पिघलेगा नहीं। इसलिए जो NaCl है या शुद्ध ठोस कहलाता है या वास्तविक ठोस कहलाता है, लेकिन जो प्लास्टिक वगैरह होते हैं ये कहलाते हैं अतिशीतित द्रव कहलाते हैं।
तो ये डिफरेंस होता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। अगर क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन देनी हो तो हम इस तरीके से दे सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनके घटक कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और जो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं क्या कहलाते हैं, वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, इसलिए इन्हें शुद्ध ठोस अथवा वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस यानी ऐसे ठोस जिसके घटक कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं, ये इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव कहा जाता है। 12th स्टैंडर्ड पर आपको अक्रिस्टलीय ठोस नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ क्या पढ़ने हैं, क्रिस्टलीय ठोस पढ़ने हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग क्रिस्टलीय ठोस की, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़े और देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं। क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन तो मैंने यहाँ बता दी, नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रकार क्या होते हैं। तो फटाफट के अंदाज में देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। नेक्स्ट है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का मिलेगा आपको। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग। जो पहला प्रकार है इसका आणविक ठोस। आणविक ठोस। दूसरा जो है इसका सहसंयोजक ठोस। तीसरा होता है आयनिक ठोस। और चौथा जो होता है यह होता है धात्विक ठोस। क्या होता है ये, धात्विक ठोस होता है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड, सहसंयोजक ठोस कोवैलेंट सॉलिड, और आयनिक ठोस आयनिक सॉलिड, और मेटालिक सॉलिड यानी कि धात्विक ठोस होते हैं। एक एक करके देखते हैं कि आणविक ठोस क्या होते हैं और सारी चीजें क्या होती हैं। तो बने रहिए साथ में दोस्तों, पूरी तरीके से इसको पूरी डिटेल में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला है हमारे पास आणविक ठोस। आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है आणविक ठोस, देखते हैं। आणविक ठोस जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यानी ऐसे ठोस जिसके घटक कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। ऐसे ठोस जिसके घटक कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस में जो घटक कण होगा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वह अणु होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे अणु होगा। घटक कण क्या होगा, अणु होगा। आणविक ठोस को अगर क्लासिफाई किया जाए तो इसको भी हम लोग 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो टाइप होता है इसका, पहला जो टाइप है ये है ध्रुवीय ठोस, पोलर सॉलिड। दूसरा जो टाइप है इसका, दूसरा टाइप है अध्रुवीय ठोस। और तीसरा जो टाइप होता है, तीसरा टाइप है इसका हाइड्रोजन बंधित ठोस। क्लियर सभी को। ध्रुवीय ठोस की बात करें यानी ऐसे ठोस जिसमें पोल क्रिएट होते हो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे आप देखें तो एग्जांपल के लिए जैसे HCl सॉलिड है। HCl की जो संरचना होती है H बॉन्ड Cl होती है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन के यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके रखेगा, जिसके कारण इस पर माइनस पार्शियल का चार्ज आएगा और इस पर चार्ज क्या आएगा, प्लस पार्शियल का। दोनों में जो फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स पाया जाएगा या डाइपोल टाइप का फोर्स पाया जाएगा। फोर्स किसके कारण क्रिएट होगा, डाइपोल यानी द्विध्रुव के कारण क्रिएट होगा। और ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय ठोस कहलाते हैं। जैसे HCl इसका एक एग्जांपल है। HCl क्या है, इसका एक एग्जांपल है। अध्रुवीय ठोस की बात करें तो अध्रुवीय ठोस में क्या होता है, देख लो एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें समझते हैं हम लोग। जैसे I2 यानी ऐसा ठोस
जिसमें बंधित परमाणुओं पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश न हो अध्रुवीय ठोस कहलाते हैं। जैसे I2 का मतलब है आई बॉन्ड आई। जब दोनों की विद्युत ऋणताएं समान है तो साझे के इलेक्ट्रॉन को यानी सहसंयोजक उस बंध के इलेक्ट्रॉन को कोई परमाणु एक दूसरे की तरफ नहीं खींच पाएगा। साझे के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेंटर में होंगे। तो ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय ठोस कहलाते हैं। डाइपोल इंस्टेंटेनियस टाइप का फोर्स पाया जाता है इसमें, इस अध्रुवीय ठोस में, तात्क्षणिक बल जिसे बोला जाता है हिंदी में। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बंधित ठोस। क्या होते हैं हाइड्रोजन बंधित ठोस? देखते हैं। यानी ऐसे ठोस, ऐसे आणविक ठोस जिनमें किन्हीं दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आइस, जैसे बर्फ, आप जानते हैं केमिकल फॉर्मूला आप H2O ये भी जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब हाइड्रोजन किसी उच्च विद्युतीय तत्व के संपर्क में आता है, जब हाइड्रोजन किसी उच्च विद्युतीय तत्व के संपर्क में आता है तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स पाया जाता है। उस फोर्स को हम लोग कटी लाइनों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उस फोर्स का नाम देते हैं हम लोग क्या? हाइड्रोजन बंध। जैसे H बॉन्ड वो बॉन्ड H प्लस पार्शियल माइनस पार्शियल, ये प्लस पार्शियल, ये है वो बॉन्ड H प्लस पार्शियल माइनस पार्शियल, ये प्लस पार्शियल। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। नाम क्या है इसका? हाइड्रोजन बॉन्ड। और यह ठोस क्या कहलाएगा? यह ठोस कहलाएगा हाइड्रोजन बंधित ठोस। क्लियर है दोस्तों? एक बार फिर से देख लीजिए कि आणविक ठोस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बंधित ठोस। ये ध्रुवीय ठोस है, जैसे HCl, H बॉन्ड Cl, सारी चीजें डिटेल में मैंने आपको बताई। जहां ना समझ में आया आपको वीडियो को रिवाइज करके देख, थोड़ा सा रिवर्स करके देख लिया करिए आप लोग। 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, जब तक देखिए जब तक कि समझ में नहीं आता सारी चीजें। अगर समझ में, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट में, कमेंट सेक्शन जो होता है वहां पर जाकर के जो भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आए वो आप मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारी चीजें उसको पुनः से समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोवैलेंट सॉलिड क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? कोवैलेंट सॉलिड यानी कि सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस जो दूसरा है सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड। क्या होता है सहसंयोजक ठोस? देखते हैं इसके बारे में। सहसंयोजक ठोस के जो घटक कण होते हैं, घटक कण, ये परमाणु भी हो सकते हैं और ये अणु भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ऐसे ठोस, ऐसे अक्रिस्टलीय, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें 2 परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता हो, क्या कहलाते हैं? वो सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं सहसंयोजक बंध? ये सारी चीजें आप जानते हैं, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ करके आए हैं। देखते हैं घटक कण के बारे में, सहसंयोजक ठोस के बारे में। सहसंयोजक ठोस की बात करें कितने प्रकार के घटक कण। अच्छा, जब इसके घटक कण, अगर मैं मान लेता हूं इसके घटक कण क्या है? परमाणु है। इसका जो एग्जाम्पल है, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है हीरा का। हीरा, डायमंड। हीरा जो होता है ये प्योर कार्बन होता है, शुद्ध कार्बन होता है। इसमें एक कार्बन परमाणु 4 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से क्या होता है? जुड़ा होता है सहसंयोजक बंध द्वारा, एकल सहसंयोजक बंध द्वारा। घटक कण आप देख रहे हैं परमाणु है, लेकिन सपोज करो अगर घटक कण क्या है? अणु है। जो घटक कण है वह क्या है? अणु है। घटक कण आपके अणु है। सहसंयोजक ठोस में मैंने आपको बताया घटक कण परमाणु भी हो सकते हैं और घटक कण क्या हो सकते हैं? अणु भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? अगर घटक कण अणु हुए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे सिलिका, जैसे क्या? सिलिका, SiO2। मैं थोड़ा सा फ्लो में चल रहा हूं दोस्तों, तेज चल रहा हूं क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको क्लास में पढ़ाई है। बस हम यहाँ पर मैं रिवीजन के उद्देश्य से ये सारी टॉपिक्स आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार से सारी चीजें आपको नई हो जाए, ताजी हो जाए, रिवीजन हो जाए, जिससे पिछला कुछ भूले नहीं आपको। सिलिका, SiO2, बॉन्ड Si, बॉन्ड वो बॉन्ड Si, इसके जैसी संरचना होती है Si की। यहां पर जो संरचना होती है Si की, अब ये बड़ी बड़ी जाल टाइप की संरचनाएं बनाते हैं। ये
जाल टाइप की संरचना, सॉरी यहाँ पर मैंने 2 ऑक्सीजन कर दिए, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन होगा। ये बड़े बड़े नेटवर्क बनाते हैं, जाल टाइप की संरचनाएं बनाते हैं, इसलिए से सहसंयोजक ठोस को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। ये था आपका सहसंयोजक ठोस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास, आयनिक ठोस। क्या होता है आयनिक ठोस, देखते हैं। आयनिक ठोस तीसरा है आयनिक ठोस। नाम से ही क्लियर है कि जो घटक कण हैं या घटक कण क्या होंगे, इसके आयन होंगे। घटक कण क्या है? आयन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग इसका, जैसे कि NaCl। NaCl में आप जानते हैं एक Na+ होता है, दूसरा क्या होता है? Cl- होता है। बल जो होता है दोनों के बीच में, एक NaCl और दूसरे NaCl के बीच में जो बल पाया जाता है यह होता है इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स, यानी कि वैद्युत संयोजी बल होता है। बल कौन सा होगा? बल हो जाएगा वैद्युत संयोजी बल होते हैं। यानी ऐसे ठोस जिसमें घटक कण जो होते हैं आयन होते हैं, क्या कहलाते हैं? वो आयनिक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपकी एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे NaCl में 2 आयन, एक Na+ और दूसरा क्या होता है? Cl- होता है। क्लियर है सारी चीजें? आयनिक ठोस क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास धात्विक ठोस। चौथा क्या है? धात्विक ठोस। चौथा है धात्विक ठोस। अब ये धात्विक ठोस क्या होता है? धात्विक ठोस में ध्यान से, यहां आप ध्यान से देखेंगे, घटक कण जो होते हैं धात्विक ठोस के वो धातु होते हैं। धात्विक ठोस में जो घटक कण होते हैं वो क्या होते हैं? धातु होते हैं। में धातु से मतलब है धातु के एक टुकड़े से। धातु से मतलब क्या है? धातु के एक टुकड़े से। क्लियर है? और धातु के एक टुकड़े में न अनगिनत परमाणु होते हैं धातुओं के। धातु क्या होते हैं? अनगिनत परमाणु होते हैं। उनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है, मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, जिसके द्वारा वो एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं। तो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं ये धात्विक ठोस कहलाते हैं। तो मैंने आपको क्रिस्टलीय ठोस के 4 रूप बताए, 4 रूप रिवाइज करवाए। आणविक ठोस क्या होता है, सहसंयोजक ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस क्या होता है और धात्विक ठोस क्या होता है। इसे आप देखिए। नहीं समझ में आया, वीडियो को बैक जा करके फिर से देखिए। पूरी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, एक एक पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, ये था क्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक। देखते हैं कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक। अब ये क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, देखते हैं इसके बारे में, क्रिस्टल जालक के बारे में। यानी त्रिविम की बात करें, त्रिविम में अगर कुछ पॉइंट्स व्यवस्थित है, वो पॉइंट हैं, घटक कण हैं, यानी कुछ घटक कण इस तरह बिंदु के रूप में व्यवस्थित हैं, तो उनकी जो व्यवस्था होती है, उनसे जो प्राप्त संरचना होती है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रिस्टल जालक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्रिस्टल जालक बोल देते हैं। यानी कि अगर इसकी परिभाषा अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यानी त्रिविम में व्यवस्थित बिंदुओं से प्राप्त संरचना ही क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। हाँ, एक बात और आप ध्यान देंगे, क्रिस्टल जालक को ही द्विक जालक भी बोला जाता है। क्रिस्टल जालक को ही क्या बोलते हैं हम लोग? द्विक जालक बोलते हैं। यानी इसकी जो परिभाषा होती है हम इस तरीके से भी दे सकते हैं कि किसी क्रिस्टल के घटक कण के रूप में, मैंने आपको बताया कि अणु, परमाणु अथवा आयन, घटक कण के रूप में अणु, परमाणु, आयन की त्रिविम व्यवस्था को ही द्विक जालक, त्रिविम व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं? द्विक जालक बोलते हैं, या फिर इसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टल जालक बोलते हैं। मैंने इसकी परिभाषा आपको लिखवाई है। परिभाषा मैंने ये लिखवाया है कि त्रिविम में व्यवस्थित बिंदुओं से प्राप्त संरचना ही क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा जो ठोस अवस्था है ये 3 डायमेंशनल है, इस बात को आप याद रखेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर कैसा है? 3 डायमेंशनल है। द्विक जालक की अगर बात करें या क्रिस्टल जालक की बात करें, जैसे पॉइंट्स इस तरीके से अरेंज हैं त्रिविम में,
हालांकि सारी चीजें आपको क्लियर हैं पहले से ही। ये पॉइंट्स हैं, इस तरीके से अरेंज है। और इन पॉइंट्स को अगर आपस में मिलाया जाए, इन पॉइंट्स को अगर आपस में क्या किया जाए, मिलाया जाए, तो कुछ ऐसी संरचना अपने को प्राप्त होती है। तो ये पूरा का पूरा जो संरचना मिला, ये पूरा का पूरा संरचना क्या कहलाएगा कि पूरा का पूरा संरचना क्रिस्टल जालक कहलाएगा। और जो बिंदुएं हैं, ये जो घटक कण हैं, जो बिंदुएं हैं, ये बिंदुएं क्या कहलाती हैं, जालक बिंदुएं कहलाती हैं। यानी कि त्रिविम में व्यवस्थित बिंदुओं की जो या इस तरीके से कहते हैं त्रिविम में घटक कणों की व्यवस्था ही क्या कहलाती है, द्विक जालक कहलाती है या क्रिस्टल जालक कहलाती है। छोटी सी परिभाषा यहाँ मैं लिख भी दूं अगर, यानी कि छोटी सी परिभाषा और डिफरेंट परिभाषा लिखते हैं, 2 लाइन 1 लाइन की परिभाषा है। यानी कि त्रिविम में व्यवस्थित, त्रिविम में व्यवस्थित घटक कणों की, या इस तरीके से कर दें, त्रिविम में घटक कणों की व्यवस्था 1 लाइन की कर दें, आधी लाइन की, घटक कणों की व्यवस्था, घटक कणों की व्यवस्था ही क्या कहलाती है, क्रिस्टल जालक कहलाती है, जिसे द्विक जालक भी बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों, द्विक जालक भी बोला जाता है। तो ये था क्रिस्टल जालक। और जो बिंदुएं होती हैं, उन बिंदुओं को क्या बोला जाता है, जालक बिंदु कहलाते हैं। अगर क्रिस्टल जालक की बात करें तो कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं। मैंने आपको बताया है कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं, 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं, जिन्हें ब्रेवियस जालक, ब्रेवियस लैटिस या ब्रेवियस जालक बोलते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेवियस लैटिस या ब्रेवियस जालक बोलते हैं। तो ये था क्रिस्टल जालक। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से देख लीजिए, त्रिविम में घटक कणों की व्यवस्था क्या कहलाती है, द्विक जालक या क्रिस्टल जालक कहलाती है। और जो घटक कण यानी जो बिंदुएं होती हैं, वो जालक बिंदुएं कहलाती हैं। कितने प्रकार के क्रिस्टल लैटिस होते हैं, 14 प्रकार के क्रिस्टल लैटिस होते हैं। उन 14 प्रकार के क्रिस्टल लैटिस को क्या बोला जाता है, ब्रेवियस लैटिस बोला जाता है। इतनी चीजें क्लियर हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं कि इकाई सेल क्या होता है और ये कैसे बनते हैं इकाई सेल। बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ जाएंगे। यूनिट सेल यानी किसी भी संपूर्ण जालक को बनाने के लिए जो इकाई बार बार दोहराई जाती है, जो यूनिट बार बार दोहराई जाती है, वही क्या कहलाती है, इकाई सेल कहलाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे लिए इकाई सेल। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, यूनिट सेल, इकाई सेल। इकाई सेल, यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल क्या होता है, इकाई सेल क्या होता है। इकाई सेल की अगर बात करें तो क्या है इकाई सेल। जैसे अगर मैं घर की बात करूं, किसी भी घर को बनाने के लिए आपको एक एक ईंट रखना पड़ता है, तो उस घर की यूनिट सेल क्या हो गई, ईंट हो गई। उसी तरीके से संपूर्ण क्रिस्टल को बनाने के लिए जो यूनिट्स, जो इकाई बार बार यानी जो घटक कणों की जो व्यवस्था होती है बार बार दोहराई जाती हैं। घटक कणों की व्यवस्था क्या होती है, बार बार दोहराई जाती है। बार बार पुनरावृत्ति से जो संरचना मिलती है, जो मिलती है, उसे हम लोग तो क्रिस्टल कहते हैं। लेकिन क्रिस्टल बनाने के लिए जो संरचनाएं बार बार दोहराई जाती है उसे क्या कहलाते हैं हम लोग, इकाई सेल कहलाते हैं। यानी इकाई सेल की परिभाषा अगर आपको देनी हो तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी संपूर्ण क्रिस्टल को बनाने के लिए जो इकाई बार बार दोहराई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। और इकाई सेल की अगर बात करें, इकाई सेल किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो देखो इकाई सेल 2 चीजों पर निर्भर करता है। इकाई सेल 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो इसके कोर की लंबाई पर, कोर की लंबाई पर, और दूसरा निर्भर करता है कोण पर, इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेसियल एंगल यानी 2 सतहों के बीच, या 2 सतहों के बीच में कह दें, या फिर 2 कोरों के बीच में जो एंगल बनता है। जैसे देखो एक ये घन बना करके मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये घन है, ये एक घन है। अब ये एक यूनिट सेल है जिसका ये एक्स एक्सिस है, और ये जो है
ये वाई एक्सिस है, याद करिए दोस्तों जो मैंने आपको बताया था क्लास में, और ये जेड एक्सिस है। अब एक घन है, घन की सभी भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी अगर ये ए है तो सारी की सारी भुजाएं ये होंगी, ये भी ये होगा, मतलब टोटल जितनी भी भुजाएं हैं या ए होगी। ये कोई जरूरी नहीं कि यूनिट सेल आपका घन ही हो, मैं एक बताने का माध्यम देख रहा हूँ। एक्स और वाई के बीच का जो एंगल है ये मैं अल्फा मान लेता हूँ, ये बीटा है, और ये एंगल कितना क्या है, गामा है। तो किसी भी इकाई सेल के लिए ए का जो मान है, ए बराबर बी बराबर सी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है और नहीं भी। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो सकता है और नहीं भी। यूनिट सेल के लिए उसके कोर की लंबाई आपस में बराबर भी हो सकती है और नहीं भी। इंटरफेसियल एंगल आपस में अल्फा बीटा गामा बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी। यानी इन दोनों बेसिस पर जो क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं इन दोनों के आधार पे वह 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। एक बार से इकाई सेल देख लो फिर से, यानी किसी भी संपूर्ण क्रिस्टल को बनाने के लिए जो इकाई बार बार दोहराई जाती है क्या कहलाती है, इकाई सेल कहलाती है। इकाई सेल 2 चीजों पर निर्भर करती है, एक कोर की लंबाई पर, दूसरा इंटरफेसियल एंगल पर। यानी कोर की लंबाई ABC ये किसी भी इकाई सेल के लिए बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इंटरफेसियल एंगल आपस में बराबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इन दोनों के आधार पर जो क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, कितने प्रकार के बनते हैं, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम क्या देखते हैं दोस्तों, क्रिस्टल सिस्टम कि क्या होता है क्रिस्टल सिस्टम और यह कितने प्रकार का होता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे क्रिस्टल सिस्टम और यहां पर लिखेंगे हम लोग कोर की लंबाई और यहां इंटरफेसियल एंगल यानी कि कोण, ये सारी चीजें। तो एक ट्रिक याद करना है आपको, सी टोर एच एम टी, सी टोर एच एम टी आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, हाँ क्लियर है, दिखाई दे रहा है। सी टोर एच एम टी आपको याद करना है। सी फॉर क्या है, सी फॉर है क्यूबिकल। हाँ आप ध्यान देंगे एनसीईआरटी की जो भाषा है इसकी, एक एनसीईआरटी में सारी चीजें मेंशन है, लेकिन भाषा हिंदी, प्योर हिंदी है, बहुत डिफिकल्ट है। तो वहां पर आप हिंदी में नहीं, इसे आप इंग्लिश में ही याद करिए, ज्यादा बेटर होगा। क्यूबिकल। टी फॉर क्या होता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ओ फॉर क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल को ही ट्राइगोनल बोला जाता है। एस फॉर क्या है, एक्स फॉर है हेक्सागोनल। यम फॉर क्या है, यम फॉर है मोनोक्लिनिक। और टी फॉर है ट्राइक्लिनिक। टी फॉर क्या है दोस्तों, ट्राइक्लिनिक है। अब देखो यहां पे कोर की जो लंबाई क्यूबिकल के लिए होती है ए बराबर बी बराबर सी के होती है। इस तरीके से अरेंज किया है मैंने कि आपको पूरी तरीके से एक बार ढंग से देख लिया तो पूरी तरीके से आपको लर्न भी हो जाएगा। ए बराबर बी बराबर सी। और टेट्राहेड्रल के लिए जो होता है ए इक्वल टू बी तो होता है बट नॉट इक्वल टू किसके होता है, सी के होता है। ऑर्थोरोम्बिक के लिए ए नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू किसके होता है, सी के होता है। ये ना तो बी के बराबर होता है और ना ही किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है। रोम्बोहेड्रल के लिए फिर से ये सीक्वेंस आप रिपीट करिए, ए बराबर बी बराबर किसके, सी के। और हेक्सागोनल के लिए क्या हो जाएगा, ये ना तो बी, ए बराबर बी तो होता है लेकिन नॉट इक्वल टू किसके होता है, सी के। और यहाँ पर देखिए मोनोक्लिनिक के लिए ये नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी के होता है। ट्राइक्लिनिक के लिए ए नॉट इक्वल टू बी
और नॉट इक्वल टू सी। यानी इसका मतलब यह है कि ट्राइक्लिनिक के लिए उसके तीनों कोर की जो लंबाई होती है वह आपस में बराबर नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, आपस में बराबर नहीं होती है। कोण की अगर बात करें हम लोग तो कोण देख लेते हैं दोस्तों। कोण जो होता है क्यूबिकल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री के। यहां देखेंगे दोस्तों, अल्फा बराबर बीटा बराबर किसके होता है, गामा के, और ये बराबर किसके होता है, 90 डिग्री के। टेट्रागोनल के लिए देखो ये भी वही होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। यहां तक ऑर्थो तक क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होगा। लेकिन जब आता है रोम्बोहेड्रल तो रोम्बोहेड्रल के लिए थोड़ा सा चेंजेस होगा, यानी ये बराबर होगा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तो होगा लेकिन नॉट इक्वल टू किसके होगा, 90 डिग्री के। हेक्सागोनल की बात करें तो हेक्सागोनल में क्या होता है कि अल्फा बराबर बीटा के होगा और ये बराबर 90 डिग्री के तो होगा, लेकिन गामा बराबर 120 डिग्री के होगा। गामा बराबर किसके होगा, 120 डिग्री के होगा। इसी तरीके से अगर मैं मोनोक्लिनिक की बात करूं तो अल्फा बराबर गामा और ये बराबर किसके होगा, 90 डिग्री के होगा, और यहां पे बीटा नॉट इक्वल टू होगा 90 डिग्री के। बीटा नॉट इक्वल टू किसके होगा, 90 डिग्री के। और यहां पर देखिए आप, अल्फा ना तो बीटा के बराबर होगा और ना ही गामा के बराबर होगा और ना ही ये बराबर होगा किसके, 90 डिग्री के। तो ये सीक्वेंस होता है दोस्तों याद करने का। सीक्वेंस क्या है, सी टोर HMT है, ये ट्रिक है। सी फॉर क्या है, क्यूबिकल, टी फॉर टेट्राहेड्रल, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, आर फॉर रोम्बोहेड्रल, एस फॉर हेक्सागोनल, एम फॉर मोनोक्लिनिक, टी फॉर ट्राइक्लिनिक होता है। क्यूबिकल के लिए कोर की लंबाई आपस में बराबर होती है, टेट्राहेड्रल के लिए ए बराबर बी के होता है लेकिन नॉट इक्वल टू किसके होता है, सी के होता है। ऑर्थोरोम्बिक के लिए हम लोग देखें, ये ना तो बी के बराबर होता है और ना ही किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है। रोम्बोहेड्रल के लिए देखें हम लोग, ए बराबर बी बराबर सी होता है, और हेक्सागोनल के लिए ए बराबर बी तो होता है लेकिन नॉट इक्वल टू किसके होता है, सी के होता है। मोनोक्लिनिक के लिए देखें तो ये नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू किसके होगा, सी के होगा। और ट्राइक्लिनिक के लिए ये ना तो बी के बराबर होगा और ना ही किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। और एंगल का क्रम ये है, तो ये क्रम आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसे रिवाइज करो, अगर नहीं भी आ रहा है इसे तो फिर से एक बार बैक जाओ, वीडियो को बैक करो और फिर से एक बार इसे आप देखो। एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल, कि क्या होता है यूनिट सेल और यूनिट सेल के प्रकार क्या होते हैं। तो एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ क्या, यूनिट सेल, यूनिट सेल के प्रकार। क्लियर है, टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो देखते हैं, तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ यूनिट सेल, यानी इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल के प्रकार, इकाई सेल के प्रकार। हो सकता है दोस्तों बैकग्राउंड में कुछ वॉइस हो, क्योंकि बगल में कुछ नाच गाने का प्रोग्राम है, तो हो सकता है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मेरी वॉइस मैं जानता हूं कि क्लियर आपको सुनाई दे रही है, तो इस पर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उन सब बेकार चीज़ों पर, बेकार की वॉइस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। तो मेरे द्वारा कही गई बातों को आप सुनिए, उसे देखिए, उसे समझने की कोशिश करिए। तो इकाई सेल के प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल फ्लो में पढ़ेंगे दोस्तों, फटाफट के अंदाज में, बिल्कुल जल्दी से रिवीजन बनाएंगे इसको। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है वहां तक पूरी कंप्लीट पर चर्चा आज होनी चाहिए, चाहे वीडियो 2 घंटे की हो जाए, 2 दिन में आप देखिए, लेकिन इसे आप देखेंगे और पूरा देखेंगे, मुझे विश्वास है। और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करके आएंगे आप, अगर इसके संदर्भ में, ठोस अवस्था के संदर्भ में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि 4 से 5 नंबर के सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और फ्री फंड के नंबर होते हैं। पेपर तो आप जानते हैं डाइवर्सिव बनता है, हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ मिला करके देता है वो, इससे भी 4 से 5 नंबर देगा। तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पूरी जी जान लगा देनी है, पूरी ताकत लगा देनी है पढ़ाई करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला जो होता है या होता है साधारण। साधारण, एक बार से मैं नाम लिख दूं दोस्तों, फिर मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है। कि साधारण घनीय इकाई सेल, साधारण घनीय इकाई सेल। दूसरा है काय केंद्रित, काय केंद्रित, या दोस्तों इसी को अंतः केंद्रित बोला जाता है, अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल, अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल।
और जो तीसरा आपको पढ़ना है, यह पढ़ना है फलक केंद्रित, या इसे हम लोग कहते हैं सतह केंद्रित, फलक केंद्रित या सतह केंद्रित घनीय इकाई सेल, फलक केंद्रित या सतह केंद्रित घनीय इकाई सेल। क्लियर है सभी को? ये होते हैं इकाई सेल के प्रकार। ये क्या होते हैं? इकाई सेल के प्रकार। अब साधारण घनीय इकाई सेल क्या होता है देखेंगे इसे भी। काय केंद्रित घनीय इकाई सेल क्या होता है, जिसे अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल भी बोला जाता है। क्लियर है सभी को? साधारण घनीय इकाई सेल की बात करें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, इसे शॉर्ट फॉर्म में एससीसी बोला जाता है। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछता है ठोस अवस्था से। D = Z × M/Na × A³ से आगे क्या होता है देखेंगे उसे, उस पर बेस्ड पूछता है। तो यहाँ पर SCC, FCC और ये BCC, CCP, CCA, ये सब क्या होता है, ये सारी जो पॉइंट्स है, जो शॉर्ट नेम है, इसके आपको याद होने चाहिए। तो साधारण घनीय इकाई सेल के लिए बात करें हम लोग तो क्या लिखते हैं हम लोग? SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को शॉर्ट फॉर्म में SCC लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है काय केंद्रित या अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल। काय केंद्रित या अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक वर्ड आ रहा है आप यहाँ पे, घनीय, यानी जो भी यूनिट सेल आपको 12th स्टैंडर्ड पर पढ़नी है वो कैसा पढ़ना है? क्यूबिकल पढ़ना है, घनीय पढ़ना है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है फलक केंद्रित या सतह केंद्रित घनीय इकाई सेल। फलक केंद्रित या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सतह केंद्रित घनीय इकाई सेल। इसे हम लोग BCC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं FCC या CCP या CCA। तो कोई सा भी पूछे आपको कंफ्यूज नहीं होना, है। बस 12th स्टैंडर्ड पर जो यूनिट सेल पढ़नी है वो आपको यही पढ़नी है। एक और होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, वो आपको नहीं पढ़ना है। आप बीटेक का एग्जाम देने थोड़ी जा रहे हैं, आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। विद्वान नहीं बनना है आपको, हाँ आपको अच्छे मार्क्स जरूर लाने हैं। 100 में से 100 आना चाहिए आपका, है कि नहीं? ये गट्स रखते हैं हम लोग। जो भी GCC सर से जुड़े हुए हैं, इतना तो आप उम्मीद रखिए, है ना? एक भी नंबर इधर उधर नहीं होने देंगे हम। इतनी मेहनत करेंगे, आपसे कहीं ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ, तो मुझसे भी ज़्यादा भी मेहनत करने की आप कोशिश करिए अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये साधारण घनीय इकाई सेल है, ये काय केंद्रित घनीय इकाई सेल है, इसे अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल बोला जाता है, और ये फलक केंद्रित या सतह केंद्रित घनीय इकाई सेल। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो घटक कण हैं, घटक कण में जैसे परमाणु हो गया, या अणु हो गया, या फिर आयन हो गए, इनकी जो आकृति है हम ये मान करके चलेंगे कि ये कैसे हैं? गोलाकार है। दोस्तों ध्यान देंगे, गोलाकार, वृत्ताकार नहीं। मैंने पहले ही लिखा है और ऊपर यहाँ पर लिखा भी है मैंने, यहाँ पर देखिए आप कि पूरा का पूरा चैप्टर 3 डायमेंशनल है और वृत्ताकार 2D होता है, लेकिन गोले की अगर बात करें तो ये 3D होता है। पूरा का पूरा चैप्टर कैसा है? 3D है। तो 3D की बात करेंगे हम लोग, 2D की बात नहीं करेंगे। यानी कि जो घटक कण है, परमाणु और आयन, या कैसा है दिखने में? गोलाकार है, उसे गोला मान करके चलेंगे हम लोग। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका भी पोस्टमार्टम करते ही हैं हम लोग, है कि नहीं? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट साधारण घनीय इकाई सेल के बारे में कि साधारण घनीय इकाई सेल क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग साधारण घनीय इकाई सेल। साधारण घनीय इकाई सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। साधारण घनीय इकाई सेल क्या होता है? साधारण घनीय इकाई सेल यानी वह सेल, वह इकाई सेल, वह घनीय इकाई सेल, इस तरीके से कहते हैं। वह घनीय, एक घन के कितनी कोने होती हैं? आप जानते हैं 8 कोने होती हैं। एक घन की कितनी कोने होती हैं? 8 कोने होती है। वह घनीय इकाई सेल जिसके 8 कोने पर 8 परमाणु या 8 घटक कण व्यवस्थित होते हैं। 8 घटक कण क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? कि साधारण घनीय इकाई सेल कहलाती है। जैसे देखो,
संरचना बना के बताता हूं आपको। ये संरचना है, ये घन है, ये संरचना है। 8 कोने हैं और 8 कोनों पर 8 परमाणु क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं इस तरीके से। 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, ये चौथा है ना, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 8वां। 8 परमाणु व्यवस्थित होते हैं। तो अगर ऐसी कोई संरचना है, किसी घन के 8 पर कोने पर 8 परमाणु व्यवस्थित हैं, तो ऐसा जो घनीय सेल होगा, घनीय इकाई सेल होगा, क्या हो जाएगा, वो साधारण घनीय इकाई सेल होगा। कैसा हो जाएगा, साधारण घनीय इकाई सेल होगा। यानी कि वह घनीय इकाई सेल जिसके 8 कोने पर 8 परमाणु व्यवस्थित होते हैं, क्या कहलाता है, साधारण घनीय इकाई सेल कहलाता है। दूसरा है आपके पास काय केंद्रित घनीय इकाई सेल। दूसरा क्या है, मैं यहीं पर बता देता हूं। अभी मैं परमाणुओं को काउंट करना भी सिखाऊंगा आपको दोस्तों। दूसरा है हमारे पास काय केंद्रित घनीय इकाई सेल। काय केंद्रित घनीय इकाई सेल। अब ये काय केंद्रित घनीय इकाई सेल क्या है ना, नाम से क्लियर है। काय का मतलब होता है पूरी की पूरी बॉडी, शरीर। जैसे अंतः केंद्रित भी बोलते हैं। काय का मतलब क्या होता है, शरीर। यानी 8 कोने पर तो 8 परमाणु व्यवस्थित होंगे ही, और एक पूरा का पूरा परमाणु इस बीच में व्यवस्थित होगा। इसकी जो संरचना होगी, ध्यान से देखना, कुछ इंपॉर्टेंट है ये। यानी ये है इसकी संरचना। ये एक कोना, एक कोना, ये हो गया, ये हो गया। 8 कोने पर 8 घटक कण यानी 8 परमाणु व्यवस्थित है, और एक पूरा का पूरा परमाणु कहां पे व्यवस्थित है, यहां बीच में व्यवस्थित है, इकाई सेल के बीच में व्यवस्थित है। ये तो ये जो संरचना है, यह संरचना किसकी है, यह संरचना है बीसीसी की। यह संरचना किसकी है, यह संरचना है बीसीसी की, काय केंद्रित घनीय इकाई सेल की। क्लियर है सभी को। और जो तीसरा है हमारे पास, ये है फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल क्या होता, देखते हैं। ये है एक घन है, 8 परमाणु तो 8 कोने पर व्यवस्थित होंगे। 8 परमाणु कहां पे व्यवस्थित होंगे, 8 कोने पर व्यवस्थित होंगे, और एक एक परमाणु, एक एक घटक कण घन की फलकों पर यानी कि सतहों पर व्यवस्थित होगा। और एक घन की कितनी सतहें होती हैं, एक घन की जो सतहें होती हैं वो 6 होती हैं। घन की कितनी सतहें, 6। कमरे को मान लो, कमरे की इधर साइड की दोनों दीवारें, आगे पीछे की दोनों दीवारें, और ये ऊपर नीचे की दोनों दीवारें, 6 फलके होती हैं। यानी कि प्रत्येक फलकों पर एक एक परमाणु क्या होता है, इस तरीके से व्यवस्थित होता है। ये चारों फलके, एक फलक आगे है जो, यानी ये वाला फलक, और एक फलक पीछे है, यानी कि ये वाला फलक। तो 6 फलकों पर 6 परमाणु व्यवस्थित होते हैं। क्लियर सभी को। तो ये होता है क्या, संरचना। ये संरचना होती है साधारण घनीय की, ये संरचना होती है काय केंद्रित घनीय इकाई सेल की, और ये संरचना होती है किसकी, ये संरचना होती है फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल की। अब एक एक का एनालिसिस करते हैं, एक एक का पूरी डिटेल में स्टडी करते हैं, और देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि साधारण घनीय इकाई सेल क्या होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों।
और शुरू करते हैं सबसे पहले साधारण घनीय इकाई सेल का विश्लेषण। ओह शिट, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया दोस्तों, सॉरी। जो बचा है उसे आप ले लीजिए। खैर उसका भी एक बार एनालिसिस करना है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग क्या, एनालिसिस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि साधारण घनीय इकाई सेल का विश्लेषण। साधारण घनीय इकाई सेल का विश्लेषण, साधारण घनीय इकाई सेल का विश्लेषण। देखते हैं क्या होता है साधारण घनीय इकाई सेल का विश्लेषण, करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग क्या, संरचना। हालांकि संरचना एक बार मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल करवाते चलता हूं आपको, क्योंकि वहां पर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। तो संरचना देखो, संरचना बिल्कुल वही घिसी पिटी जैसा कि मैंने इसके पहले बताया है आपको। ये संरचना है इसकी। एक घन बनाएंगे, घन के कोने पर परमाणुओं को व्यवस्थित करेंगे, बस सिर्फ कोने पर व्यवस्थित करेंगे। एक परमाणु ये देख लो, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, एक ये, मतलब इस तरीके से 8 कोनों पर 8 परमाणु आपको क्या कर देने हैं, व्यवस्थित कर देने हैं इस तरीके से। ये संरचना हो गई, ये इसकी क्या हो गई, संरचना हो गई। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है परमाणुओं की संख्या। ये गजब का पॉइंट है दोस्तों, परमाणुओं की संख्या। आपको समझना होगा इसे, बिल्कुल तैयार हैं आप समझने के लिए, है ना। तो परमाणुओं की संख्या क्या होती है देखते हैं। बढ़िया चीज है, पूछता है एग्जाम में कि साधारण घनीय इकाई सेल के एक इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, या वीसीसी के लिए परमाणुओं की संख्या Z बराबर क्या होता है, या फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल के लिए Z बराबर क्या होता है। तो देखते हैं Z बराबर क्या होता है, और दिखाते भी हैं Z बराबर क्या होता है कि नहीं। तो चाकू ले लो, सेब ले लो, अगर सेब ना मिले तो घर में से जाओ, किचन में जाओ, आलू लेकर के चले आओ और काटो, सीखो इसे। लड़कों आप लोग तो काटना सीख ही लो, क्योंकि कुछ दिन बाद क्या पता अगर सब कुछ ढंग से हो गया तो ना काटना पड़े, नहीं तो काटना तो पड़ेगा ही। परमाणुओं की संख्या, खैर छोड़ो, सब तो बाद की बातें हैं। परमाणुओं की संख्या भी बात करते हैं, लंबा वीडियो जाएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या आपको काउंट करने आना चाहिए। यानी देखो, कोने पर व्यवस्थित, सबसे पहले तो मैं यही लिख दूं कि कोने पर व्यवस्थित, कोने पर व्यवस्थित परमाणुओं की जो संख्या है, परमाणुओं की संख्या वह तो 8 है। 8 कोने हैं, 8 परमाणु व्यवस्थित हैं। लेकिन ये जो उस परमाणु का कितना भाग इस इकाई सेल के अंदर में है, कोने का कितना भाग इस इकाई सेल के अंदर है, हमें उससे मतलब है। तो बिल्कुल देखो, 4 गेंद लें, 4 गेंद को आपस में सटा करके हमने नीचे रख दिया, और फिर से 4 गेंद लिया, 4 गेंद को सटा करके ठीक उसी के ऊपर कर दिया। तो उसे हमने घन बनाना है उसमें से। तो घन बनाने के लिए एक बार आपने इसे काटा, एक बार इस तरीके से काटा, तो 8 गेंदों का आधा भाग निकल जाएगा। एक बार आप इस तरह से काटेंगे तो आधे का बचा हुआ आधा भाग क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। भाई ऊपर भी तो बराबर करने हैं आपको, तो ऊपर इस तरीके से काटेंगे आप, तो बचे हुए भाग का आधा भाग निकल जाएगा, ऊपर वाले चारों का। और फिर नीचे बराबर करने के लिए जब आप काटेंगे तो बचे हुए भाग का भी क्या कर दिया जाएगा, आधा। तो यानी सेब लिया, सेब को एक बार आपने इस तरीके से काटा, आधा हुआ, एक बार आपने इस तरीके से काटा, 4 भाग हुए, एक बार बीच से आपने इस तरीके से काटा। एक सेब के कितने भाग होंगे, 8 भाग होंगे। एक सेब के कितने भाग होंगे, 8 भाग होंगे। कभी काटना और ना काट पाना तो किसी और को बुलाना कटवाने के लिए। खाने वाली चीज़ है ना, तो तमाम लोग मिल जाएंगे काटने कटवाने के लिए, है ना। तो परमाणुओं की संख्या होती है 8 होती है, कोने पर व्यवस्थित। और कोने पर स्थित परमाणुओं का एक इकाई सेल में जो भागीदारी होती है वह 1/8 होती है। इस बात को कान खोल करके सुन लो सभी। यानी कोने पर व्यवस्थित एक परमाणु का
एक परमाणु का इकाई सेल में भागीदारी जो होती है यह होती है 1/8। कितनी होती है? 1/8 होती है। क्लियर है? कितनी होगी? 1/8 होगी। तो कुल परमाणु कितने आ जाएंगे? कुल परमाणु जो आएंगे या 8 × 1/8 आएगा, यानी 8 × 8, यानी यह बराबर आ जाएगा 1 परमाणु के। ध्यान देंगे आप यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी लाइटें कटती रहती हैं, हम लोग माइंड नहीं करते उस बात का। तो खैर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि साधारण घनीय इकाई सेल पर क्या होता है, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। बड़े बड़े शहरों में ध्यान देना इस बात का। परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1। यानी साधारण घनीय इकाई सेल के लिए परमाणुओं की संख्या क्या होती है? 1। 2 एनालिसिस किया हमने। तीसरा बात करते हैं, कोर की लंबाई। तीसरा क्या है? कोर की लंबाई। और कोर की लंबाई को हम लोग दोस्तों ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और परमाणु त्रिज्या यानी उस घटक कण की जो त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या आर में संबंध। परमाणु त्रिज्या आर में क्या है? संबंध है। तो देखो यहां पे देखते हैं, जैसे हमारे पास ये घन है, ये घन की एक भुजा है, 2 गेंदें आपस में सटा करके रखा जाए तो उस गेंद की जो परिधि होगी दोनों की, वो आपस में टच करती हुई आपको नजर आएगी इस तरीके से। एक ये है, एक ये है। ये पहले परमाणु का सेंटर है, C1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये दूसरे परमाणु का सेंटर है, C2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये R है और ये भी क्या है? R है। क्लियर है? और एज लेंथ जो है, इस एज लेंथ को हम क्या मान लेते हैं? A है। तो आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे A बराबर किसके है? R + R, यानी ये बराबर किसके है? 2R के। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, संकुलन दक्षता निकालने में ये काम आएगा। जस्ट इसके बाद संकुलन दक्षता निकालने में भी क्या आएगा? ये काम आएगा कि क्या होती है संकुलन दक्षता। क्लियर है दोस्तों? तो ये 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, और फिर तो हम लोग देखते हैं कि संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तो बिल्कुल फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लो और देखते हैं हम लोग क्या। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट हमारे लिए संकुलन दक्षता का। चौथा पॉइंट क्या है? संकुलन दक्षता। क्या होती है संकुलन दक्षता? बिल्कुल समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संकुलन दक्षता या पैकिंग इफिशियंसी या संकुलन क्षमता भी इसे बोला जाता है। संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता क्या है? कि इकाई सेल का परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन प्रतिशत, कि उस इकाई सेल का कितना प्रतिशत आयतन परमाणुओं द्वारा घेरा गया है, यही उसका क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता कहलाता है या संकुलन दक्षता कहलाता है। यानी इसकी अगर डेफिनेशन देनी हो तो हम इस तरीके से दे सकते हैं कि किसी इकाई सेल के, ध्यान से सुनना, किसी इकाई सेल के आयतन का कितना प्रतिशत परमाणु, कितना प्रतिशत आयतन परमाणुओं द्वारा घेरा गया है, यह उसका क्या कहलाता है? उस इकाई सेल का संकुलन दक्षता कहलाता है या संकुलन क्षमता कहलाता है, कि कितना प्रतिशत आयतन। तो देखते हैं इसके बारे में। यानी संकुलन दक्षता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और ये होता है संकुलन दक्षता बराबर, ध्यान से देखना, संकुलन दक्षता बराबर परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन बटे इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन, और ये गुणे होता है किसके? 100 के। ये होता है संकुलन दक्षता। तो ये हो गया संकुलन दक्षता का फॉर्मूला। तो अगर संकुलन दक्षता हमें साधारण घनीय इकाई सेल का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से देखो, साधारण घनीय इकाई सेल के लिए मैं बात कर रहा हूं। साधारण घनीय, घा खा लीना पर बड़ी मात्रा नहीं, या
इकाई सेल के लिए संकुलन दक्षता निकालें तो जो प्रभावी परमाणुओं की संख्या है कितनी है, प्रभावी परमाणुओं की संख्या यानी कि Z बराबर ये 1, Z बराबर किसके है 1 के। और आप जानते हैं कि जो परमाणु है, परमाणु कैसा है, परमाणु गोलाकार है, वृत्ताकार नहीं, गोलाकार है। एक गोले का आयतन कितना होता है, एक गोले का जो आयतन आएगा, एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब के, 4/3 पाई आर क्यूब के। तो एक परमाणु का आयतन कितना हो जाएगा, एक परमाणु का जो आयतन आएगा, एक परमाणु का आयतन यह बराबर आएगा 4/3 पाई आर क्यूब के। चूंकि जो इकाई सेल है वो घनीय है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब के होता है, तो इकाई सेल का भी आयतन निकाल लो आप। इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का क्या आयतन, इकाई सेल का आयतन ये क्यूब होता है। इकाई सेल का आयतन कितना होता है, ये क्यूब होता है। अब आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो देखो यहाँ पे लड़के, संकुलन दक्षता बराबर किसके 4/3 पाई आर क्यूब बटे ये क्यूब इंटू किसके 100 के, यही तो होगा। यानी संकुलन दक्षता बराबर किसके, संकुलन दक्षता ये बराबर होता है 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 आर क्यूब को आर क्यूब रहने दो, और ये इंटू 100 हो जाएगा बटे किसके हो जाएगा ये क्यूब के, यानी 3 का ये में गुणा हो जाएगा। यानी ये बराबर आएगा 4 गुणे 314 में 100 से गुणा किया तो 314, और ये गुणे आर क्यूब बटे 3 गुणे ये क्यूब। चूंकि आप जानते हो क्या, कुछ जानते हो क्या, ए बराबर 2 आर, आप कहोगे यस सर, हाँ ए बराबर 2 आर, आप जानते तो हो यार, ए बराबर किसके है 2 आर के। ए का मान रख लो यहाँ पे, ये बराबर किसके आ जाएगा 4 गुणे 314 गुणे आर क्यूब, और ये बटे किसके आ जाएगा 3 गुणे 2 आर क्यूब करेंगे तो 8 आर क्यूब हो जाएगा। डायरेक्ट किया मैंने क्योंकि स्पेस कम है भाई, स्पेस कम है, तो अब मैनेज करिए। अब यहाँ पर देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 3 6, कितना आ जाएगा 314 बटे 6 के, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ 6 से अगर इसको काटा तो 6 5 30, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 18, इतने प्रतिशत आया। यानी जो लगभग बराबर आया, इसके लिए जो संकुलन दक्षता ये बराबर आया, यहाँ पर देख लो संकुलन दक्षता लगभग बराबर आया 52% के। और अगर संकुलन दक्षता 52% आया, नहीं दिखाई दे रहा यार, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो संकुलन दक्षता लगभग बराबर किसके आया 52% के। कितने प्रतिशत आ गया 52% के। तो अगर संकुलन दक्षता 52% आया तो इकाई सेल का कितना प्रतिशत भाग खाली है, 52 में से 100 में से क्या कर देंगे हम लोग 52 घटा देंगे, यानी रिक्त स्थान जो आएगा वह आ जाएगा 48% भाग क्या है खाली है। तो ये थे संकुलन दक्षता। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को बैक जाओ, फिर से देखो, नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो कि नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताने की प्रयास करूंगा। एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये था संकुलन दक्षता। 5वां देखते हैं घनत्व क्या होता है, मजा आएगा बिल्कुल। संकुलन दक्षता हो गया, तो आगे बढ़ते हैं और 5वां देखते हैं क्या घनत्व। 5वां है क्या घनत्व, क्या होता है घनत्व, देखते हैं घनत्व के बारे में। तो देखो घनत्व क्या होता है, घनत्व डेंसिटी। घनत्व क्या है डेंसिटी, क्या होती है डेंसिटी, देखते हैं डेंसिटी के बारे में। घनत्व बराबर किसके होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे किसके आयतन के, ये आप जानते हैं बचपन से ही। यानी घनत्व बराबर किसके, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे किसके आयतन के, आयतन के। अगर घनत्व को मैं किस से रिप्रेजेंट कर दिया, घनत्व को d से रिप्रेजेंट कर दिया, और द्रव्यमान को अगर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया m से, और आयतन को रिप्रेजेंट किया हमने किस से v से, तो d इक्वल टू होता है m बाई किसके v के, m बाई किसके v के। तो देखो अगर मैं बात करूं 1 मोल की, तो 1 मोल
माना 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना है, यम है। बहुत बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूं आपको, बहुत शॉर्ट में बताता हूं इसे, D=m/p। और एक बार अगर आप इसे निकालना जान गए तो ये तीनों सेल के लिए समान होगा, बस Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग होगी। तो देखो द्रव्यमान यम है। अगर हमें एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो तो एक परमाणु का द्रव्यमान ये बराबर किसके आ जाएगा, 1 मोल यानी कि यने। 1 मोल को क्या करेंगे हम लोग, यने से रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते हैं। अगर मैं नहीं भी लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान और 1 मोल बराबर किसके होता है, यने के। तो यम बराबर यम बटे किसके हो जाएगा, यने के। यम बटे किसके, यने के। अगर परमाणुओं की संख्या जड़ हो, यदि परमाणुओं की संख्या ये बराबर जड़ हो तो द्रव्यमान यानी कि जड़ परमाणु का द्रव्यमान ये बराबर किसके आ जाएगा, जड़ इंटू यम अपान किसके हो जाएगा, यने के। जड़ इंटू यम अपान किसके, यने के। और इकाई सेल का आयतन आप जानते हो, इकाई सेल का जो आयतन होता है, इकाई सेल का आयतन ये बराबर होता है ये क्यूब के। तो घनत्व बराबर किसके होता है, घनत्व बराबर वही द्रव्यमान बटे आयतन के। तो घनत्व D बराबर आ जाएगा, द्रव्यमान कितना है, जड़ इंटू यम अपान यने। और ये बटे किसके हो जाएगा, ये क्योंकि इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा। तो घनत्व D बराबर आएगा जड़ इंटू यम अपान यने इंटू किसके, ये क्यूब के। ध्यान देंगे यहाँ पे D क्या है, घनत्व है, जड़ क्या है, परमाणुओं की संख्या है, यम क्या है, द्रव्यमान है, यने जो है अवोगाद्रो संख्या है जिसकी वैल्यू होती है कितनी, 6.023 इंटू 10⁻23 के। और ये क्यूब क्या है, यहाँ पे उस इकाई सेल का आयतन है। अब जानते हो कि साधारण घनीय इकाई सेल के लिए जड़ बराबर किसके होता है, 1 के। तो D बराबर किसके आ जाएगा, 1 इंटू यम अपान यने इंटू किसके, ये क्यूब के। या फिर D बराबर यम अपान यने इंटू किसके हो जाएगा, ये क्यूब के हो जाएगा। तो जड़ साधारण घनीय इकाई सेल के लिए हम लोग इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था इकाई सेल घनत्व निकालने, साधारण घनीय इकाई सेल के लिए घनत्व निकालने का तरीका। हालांकि घनत्व के लिए जो फॉर्मूला होगा या सबके लिए सेम होगा, इसको आप 4 स्टार में देता हूं, क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है वो इसी पर पूछा जाता है। D जड़ इंटू यम अपान यने इंटू ये क्यूब। ये यने है भाई, यने है, ये ना समझना इसे, ये मेरी गंदी राइटिंग है थोड़ी सी, तो उसे मैं सुधारूंगा धीरे धीरे करके। ये यने से आप समझिए, यने अवोगाद्रो संख्या है, अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23 के। क्लियर है सभी को। ये जड़ ये फॉर्मूला सबके लिए सेम होगा, चाहे वो साधारण हो, चाहे वो काय केंद्रित हो, चाहे वो फलक केंद्रित हो। बस जड़ की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। साधारण के लिए 1, काय केंद्रित के लिए 2 और उसके बाद में फलक के लिए 4 आएगी। कैसे आगे देखते हैं आगे। तो एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एनालिसिस। और एनालिसिस नंबर क्या, 6वां। और 6वां होगा हमारे लिए क्या, उपसंयोजन संख्या। क्या होगा, उपसंयोजन संख्या। तो देखते हैं कि उपसंयोजन संख्या क्या होता है। तो देखो 6वां है उपसंयोजन संख्या। उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे CN से भी क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं। CN की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए, n है यार, मैं ये n है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि इकाई सेल में उपस्थित कोई भी परमाणु अपने नजदीकी कितने परमाणुओं को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, कितने परमाणुओं को स्पर्श कर रहा है, यही उसका क्या कहलाएगा, उपसंयोजन संख्या हो जाएगा। यानी किसी भी इकाई सेल में उपस्थित कोई परमाणु अपने स्पर्शी परमाणु कितने परमाणुओं को स्पर्श कर रहा है, अपने नजदीकी कितने परमाणुओं को स्पर्श कर रहा है, यह उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। और साधारण घनीय इकाई सेल के लिए जो उपसंयोजन संख्या का मान होता है, यह होता है कितना, 6।
कितना होता है? 6 होता है। 6 8 12, 6 8 12 याद कर लो। 6 8 12, 6 होता है साधारण के लिए, 8 होता है कि काय केंद्रित के लिए, और 12 होता है किसके लिए? फलक केंद्रित के लिए। बहुत आसान सा टॉपिक है यार। 6 एनालिसिस कंप्लीट हो गया। एनालिसिस किसका? साधारण घनीय इकाई सेल का। साधारण घनीय इकाई सेल का एनालिसिस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या? वीसीसी के लिए एनालिसिस, यानी एनालिसिस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, वीसीसी का देखते हैं हम लोग फटाफट के अंदाज में। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ वीसीसी क्या होगा। एनालिसिस ऑफ वीसीसी देखते हैं बिना समय गवाए हुए। एक भी सेकंड का समय दोस्तों हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। यानी जो दूसरा है काय केंद्रित, या इसे हम लोग बोलते हैं काय केंद्रित, या इसे अंतः केंद्रित भी बोलते हैं, हमने पहले से लिख दिया है। तो काय केंद्रित घनीय इकाई सेल का विश्लेषण। इकाई सेल का क्या? विश्लेषण क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहले संरचना जानते हैं। संरचना सभी बिल्कुल फटाफट के अंदाज में घन बनाते हैं हम लोग, है कि नहीं? एक्सपीरियंस्ड होल्डर हम लोग हैं, बनाते बनाते इतना अनुभव हो गया हम लोगों का। ये घन है, ये घन बन के कभी तैयार हो गया। और एक पूरा का पूरा परमाणु कहाँ पे रखा गया भाई? बीच में रखा गया। ये बीसीसी है। ये क्या है? बीसीसी की संरचना ऐसी होती है। नेक्स्ट क्या है? संरचना हो गया। परमाणुओं की संख्या ध्यान देना है यहाँ पे, परमाणुओं की संख्या। दूसरा क्या? परमाणुओं की संख्या। दूसरा क्या? परमाणुओं की संख्या। तो देखो परमाणुओं की संख्या क्या होती है, देखते हैं। परमाणुओं की संख्या की अगर बात करें तो जो यहां पर कोने पर स्थित परमाणु कितने हैं? कोने पर स्थित परमाणु फटाफट में देखिए दोस्तों, कोने पर स्थित परमाणु 8 है। और कोने पर स्थित एक परमाणु इकाई सेल में जो भागीदारी है वो कितनी होती है? ये आप जानते हो, 1/8 क्या होती है? 8 होती है। 1/8 क्या? 8 होती है। तो परमाणु कितने हो जाएंगे कोने पर? कुल कोनों को मिला लिया जाए तो कुल कितने परमाणु हो जाएंगे? आप जानते हैं एक परमाणु आएगा, कैसे निकालेंगे? 8 × 1/8, 8 से 8 कैंसिल, बराबर कितने परमाणु के? 1 परमाणु आएगा। कितने परमाणु के आएगा? 1 परमाणु आएगा। और केंद्र में स्थित परमाणुओं की संख्या, या परमाणुओं कितने परमाणु है? 1 परमाणु केंद्र में है। तो कुल परमाणु कितने आ जाएंगे? कुल परमाणु जो आएगा ये 1 + 1, और ये = आएगा 2 परमाणु के। कुल कितने परमाणु आ जाएंगे? 2 परमाणु आ जाएंगे। यानी कि वीसीसी के लिए जो जड़ है उस जड़ की वैल्यू कितनी है? 2 है। वीसीसी के लिए जड़ बराबर किसके है? 2 के। क्लियर है सभी को? एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग तीसरा देखते हैं, एआर में रिलेशन। तीसरा क्या देखते हैं दोस्तों फटाफट के अंदाज में? एआर में रिलेशन। तो तीसरा है हमारे पास एआर में रिलेशन, यानी संबंध क्या होगा। इसे आप बहुत गौर से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, बिल्कुल आसान तरीके से। तीसरा, कोर की लंबाई ए और परमाणु त्रिज्या आर में संबंध। बड़ा आसान सा रिलेशन है, घबराने की बात नहीं, बिल्कुल नहीं घबराएंगे हम लोग, है ना। जीसीसी सर के तो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं घबराएंगे इसको निकालने के लिए। निकालते हैं हम लोग इसको। तो देखो घन का ऊपरी पार्ट हम लोग निकालते हैं, तो ऊपरी पार्ट हमने निकाला, इतना भाग हमने अभी निकाला, घन का छत का इतना भाग निकाला हमने, ये वाला भाग, छत का ये वाला भाग क्या किया हमने? निकाल लिया। ये तिरछा है लेकिन ये घन है, आप जानते हैं कि घन को कैसे बनाया जाता है। बस इतना पार्ट मैंने आपको कि एक बार बना करके बता भी दूं यहाँ से। चलो देखो बता भी देते हैं यार, क्या दिक्कत है उसमें।
ये है, ये घन है। अब इतना पार्ट मैंने कट करके निकाला, चाहे उधर वाला ले लो चाहे इधर वाला ले लो, इतना पार्ट मैंने छत का क्या कर लिया, कट करके यहाँ पे निकाल लिया। नाम दे दिया ये V है और ये C है। घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ए और ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। देखने में नहीं लग रहा है, देखने में नहीं, लेकिन वास्तव में ये इस तरीके से होती है, इस तरीके से, ये इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री, इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री होती हैं। यानी अगर मैं एक्स वाई जेड एक्सिस नाम दे दूं तो एक्स वाई और जेड तीनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी, यानी कि त्रिभुज ABC में एंगल V कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण AC है तो AC का वर्ग बराबर आधार AB का वर्ग और प्लस लंब BC का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर किसके आ जाएगा, A का वर्ग प्लस A का वर्ग, AB बराबर ये, BC बराबर भी ये है। तो AC का स्क्वायर बराबर आएगा 2A स्क्वायर, दोनों को जोड़ा तो 2A स्क्वायर मिला। AC बराबर √2A स्क्वायर के मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा यहाँ पे, √2A स्क्वायर के मिल जाएगा। या फिर AC बराबर आएगा, अब ये स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, A√2 के मिलेगा। इसकी जरूरत आगे पड़ेगी हमें, इसकी जरूरत हमें आगे पड़ने वाली है। सॉरी, मिटा देते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि फिगर अभी और भी आगे बनाना है, फालतू का मेहनत कर दिया है इतना। यहाँ पर देखते हैं हम लोग AC का स्क्वायर कि फिर से देखें क्या, त्रिभुज एक बार लेकर के बता दिया था, डायरेक्ट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। नहीं समझ में आया होगा तो बैक करके देख लेना भाई कैसे किया था मैंने, ठीक है, ये पूरा का पूरा कैसे किया था देख लेना एक बार फटाफट से। पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर, ये कर्ण है, AC का स्क्वायर ये बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि यहाँ से करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो AC का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर के। तो AC बराबर √2A स्क्वायर के, या फिर AC बराबर ये रूट किसके, 2 के आया। AC की वैल्यू आ गई यहाँ से A√2, ध्यान देंगे A√2 निकल करके आ गया यहाँ से। अब देखो यहाँ पे, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और यहाँ आगे बढ़ाता हूँ, घन की ये वाली भुजा एक कमरे के विपरीत कोने, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये काय केंद्रित है, और इसको अगर यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से मैं मिला दूं तो ये पूरा का पूरा परमाणु यहाँ पे रखा गया है। बहुत बड़ा बन गया यार, जब जरूरत पड़ेगी बड़ा बनने का तब तो ये बनेगा नहीं। एक चलो पहले बीच वाला परमाणु बनाते हैं। एक पूरा का पूरा परमाणु बीच में रखा गया है, एक परमाणु यहाँ है और एक परमाणु यहाँ है, इस तरीके से। अब देखो, अब ये इस परमाणु का केंद्र है, ये इस परमाणु का केंद्र है और ये इस परमाणु का केंद्र है। नाम दे दिया AC, इसका नाम दे देता हूं D। ये एंगल ये देखो, अब ये एंगल जैसे कमरे के दो कोने इस तरीके से मिलाओ, इस तरीके से जो बीच में जाए, थोड़ा सा समझना फिगर को, जो बीच से होकर के जाए। तो बीच वाले परमाणु को एक अगर रेखा खींचा जाए तो इस परमाणु के केंद्र से होकर के, और बीच वाले परमाणु के केंद्र से होकर के जाके उस वाले परमाणु के केंद्र से मिलेगा। तो बीच वाले परमाणु के केंद्र से होकर के जाएगा, यानी कि वो व्यास, और एक व्यास बराबर 2 त्रिज्या के, एक त्रिज्या ये 3 त्रिज्या, एक त्रिज्या वो 4 त्रिज्या, यानी कि एक RA, एक RA, एक RA और एक RA मिलेगा। एंगल ये 90 डिग्री का बनेगा। आपकी बार देखना, इसे बहुत केयरफुली समझना है। NCERT खोल के रखो अपने सामने, नहीं NCERT है तो मोबाइल से सर्च करके देखो इसे कि इसका फिगर कैसे बनता है। क्योंकि बोर्ड 2D है ना, डिजिटल बोर्ड भी नहीं है। कोई डिजिटल बोर्ड होता तो उस पर दिखाया जा सकता था, लेकिन ये 2D बोर्ड है, इस पर उस फिगर को बनाना हालांकि असंभव नहीं है, संभव है लेकिन बहुत टाइम टेकन होगा। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो फटाफट से कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्लास में आपको पूरी डिटेल में बताया है, बिल्कुल बॉक्स को छेद करके मैंने बताया था आपको कैसे होगा।
तो यहां पर अब ये कर्ण होगा, तो कर्ण यानी त्रिभुज, यहां पर देखो त्रिभुज सी ए डी में एंगल ए जो होगा ये 90 डिग्री होगा। एंगल ए कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये वाली भुजा आपकी कर्ण बनेगी। ये दूरी ए है, आप जानते हैं घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो पाइथागोरस प्रमेय से यानी सी डी का स्क्वायर ये बराबर आएगा ए सी का स्क्वायर और प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी बराबर किसके आ जाएगा? अब यहां पर देखो सी डी का स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे सी डी, चूंकि यहां पर देख लो चूंकि सी डी बराबर किसके है? आर प्लस 2r प्लस आर, यानी सी डी बराबर है 4r के। आर प्लस 2r प्लस आर, सी डी बराबर किसके है? 4r के। जरूरत पड़ेगी इसके आगे, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो तो सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर कितना है? ए रूट 2 का स्क्वायर। ए सी बराबर ए रूट 2 है, देख लो निकाले हम लोग अभी यहाँ पे। और ए डी बराबर ये है तो ए स्क्वायर, यहां से देखते हैं। तो सी डी का स्क्वायर जो मिलेगा, सी डी स्क्वायर मिल जाएगा 2a स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, बाकी ए स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर के, यानी कि सी डी स्क्वायर बराबर आएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर के। तो सी डी बराबर आ जाएगा ये रूट 3a स्क्वायर के, यानी सी डी बराबर ए रूट किसके आ जाएगा? 3 के। चूंकि आप जानते हो चूंकि क्या सी डी बराबर 4r के, तो 4r बराबर ए रूट 3 के, या फिर r बराबर ए रूट 3 बाई किसके? 4 के। ये वाला रिलेशन लिखे हम लोग, या फिर ये लिख दें, या फिर अथवा a बराबर किसके आ जाएगा? a बराबर आएगा 4r अपान किसके? रूट 3 के। ये वैल्यू लिखे हम लोग। तो चाहे आप इसको लिखिए चाहे आप इसको लिखिए, अगर अपने को एक पता है तो दूसरा हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से ए और आर में रिलेशन निकालते हैं, किसके लिए? बीसीसी के लिए। नहीं समझ में आया? वीडियो को बैक जाओ, फिर से देखो, आराम से देखो, और उसके बाद में 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आ रहा तब तक देखो, लेकिन देखो और समझो और सीखो और लोगों को सिखाओ कि हाँ ऐसे ए और आर में संबंध निकलता है, किसके लिए? बीसीसी के लिए। ठीक है, तो एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं और देखते हैं इसके लिए क्या? संकुलन दक्षता। किसके लिए संकुलन दक्षता का मान कितना होगा ये निकालेंगे हम लोग, यानी कि संकुलन दक्षता पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है किसके लिए? वीसीसी के लिए। तो देखते हैं संकुलन दक्षता कितना आता है इसके लिए। तो देखो नेक्स्ट है संकुलन दक्षता, चौथा एनालिसिस है संकुलन दक्षता। आसान सा टॉपिक। परिभाषा मैंने आपको बताया कि परमाणुओं द्वारा कितना प्रतिशत आयतन इकाई सेल का घेरा गया है, क्या बताता है? संकुलन दक्षता बताता है। ठीक है, जैसे मैं जिस कमरे में पढ़ा रहा हूँ उस कमरे का अपना एक आयतन है, और मुझ जैसे दुबले पतले इंसान का भी एक आयतन होगा, है ना? है कि नहीं? तो खैर दुबला पतला आप याद करिएगा, और मुझे देख करके भी लग रहा होगा। और इस कमरे का कितना प्रतिशत आयतन में घेरा हुआ हूं, यह क्या हो जाएगा? इस कमरे की संकुलन दक्षता हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से इकाई सेल की संकुलन दक्षता देखते हैं। संकुलन दक्षता बराबर किसके? संकुलन दक्षता, एक बार मैं रिकॉल करवा दूं फॉर्मूला। ये परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन बटे इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन गुणे से, मैं बार बार इसे इसलिए लिख रहा हूं कि जिससे तुम्हारे को याद हो जाए। तो संकुलन दक्षता, अब परमाणुओं की संख्या कितनी है? परमाणुओं की जो संख्या है, परमाणुओं की संख्या यानी Z बराबर किसके है? ये है 2 के। तो परमाणु का आयतन कितना हो जाएगा? क्योंकि परमाणु गोलाकार है ना भाई, तो परमाणु का जो आयतन आएगा ये आ जाएगा 2 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब के, यानी 8/3 पाई आर क्यूब के।
8/3 पाई आर क्यूब के, ये आया 8/3 किसके, पाई आर क्यूब के आया। अब आगे देखो, अब यहां पर देखो इकाई सेल का आयतन निकाल लो आप। इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन किसके बराबर है, ए क्यूब के बराबर। इकाई सेल का आयतन किसके बराबर है, ए क्यूब के बराबर। तो संकुलन दक्षता बराबर किसकी आ जाएगा, तो संकुलन दक्षता ये बराबर आएगा 8/3 पाई आर क्यूब के। दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और ये बटे ए क्यूब इंटू किसके, 100 के। ये संकुलन दक्षता है, बस इसी को सॉल्व कर लेना दोस्तों। संकुलन दक्षता आपके सामने आएगा, देखो कैसे आएगा। यानी ये बराबर आया, अब 8 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर क्यूब गुणे 100 यानी 100 और बटे किसके हो जाएगा ये 3 गुणे ए क्यूब के। ये अब चूंकि देखो ए और आर में अभी आपने रिलेशन निकाला, मैं यहाँ पे रिलेशन लिख भी देता हूँ, दिखाई देगा आपको। हाँ, आपने रिलेशन निकाला है आर बराबर a√3 बाई किसके 4 के, या फिर a बराबर आपने क्या निकाला है 4r अपान किसके √3 के। तो यही रिलेशन आप लिखिए, चूंकि a बराबर किसके है 4r अपान किसके √3 के। मान रख लो यहाँ पे। अब आप यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 8 गुणे 3.14 गुणे, या सीधा सीधा इसको 314 कर दूं 100 का गुणा करा के, और ये आ जाएगा आर क्यूब बटे ये किसके हो जाएगा 3। अब ये 4 का क्यूब 64 और गुणे आर क्यूब, और √3 का जब क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू √3, और ये ऊपर चला जाएगा, आप जानते हैं बटे में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ पर देखो रूट, ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 8 × 8 8 × 64, यानी ये आया 314 गुणे √3 और ये अपान किसके 8 के। √3 की वैल्यू रख लो, क्योंकि आप जानते हो क्योंकि √3 बराबर होता है 1.732 के, ये √3 की वैल्यू होती है। तो ये आएगा 314 गुणे √3 की वैल्यू आ जाएगा कितना कि 1.732 बाई 8 के। हाँ, जब इसे आप सॉल्व करते हो तो लगभग बराबर आता है किसके 68% के। तो यह इसकी संकुलन दक्षता हो जाएगी कितनी 68%। सॉल्व करके आप देख लेंगे, भाग दे करके कितना आएगा ये 68%। बाकी तरीका वही है, संकुलन दक्षता निकालने का फॉर्मूला भी वही है। तो अगर ये संकुलन दक्षता 68% आया तो खाली स्थान, रिक्त स्थान कितना आ जाएगा 32% आ जाएगा। ये भी पूछता है कभी कभी रिक्त स्थान। तो अगर संकुलन दक्षता पता है तो रिक्त स्थान 100 में से आप घटा करके क्या कर लोगे, निकाल लोगे। एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस देखते हैं और देखते हैं क्या कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन इसके लिए। तो देखो CN यानी उपसह संयोजन संख्या CN। तो ध्यान देंगे BCC के लिए जो उपसह संयोजन संख्या होती है वह होती है कितनी 8 होती है। अब इसे आप याद रखेंगे कितनी होती है 8 होती है। नेक्स्ट जो एनालिसिस है और लास्ट जो है यह है घनत्व का। अब घनत्व क्या है, घनत्व D बराबर होता है Z इंटू यम अपान NA इंटू ये क्यूब के। सिर्फ पहला मैंने डेरिवेट करके बताया इसे कि किस तरीके से निकाला जाएगा इसे, पहले वाले में साधारण वाले में। तो चूंकि Z बराबर इसके लिए कितना होता है 2 के, तो D बराबर हो जाएगा 2 गुणे यम और ये अपान हो जाएगा NA इंटू ये क्यूब के। ये आएगा रिलेशन इसके लिए। तो ये था एनालिसिस किसका, ये था एनालिसिस BCC का। एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं एनालिसिस ऑफ FCC। पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। सिर्फ FCC तक हम लोगों ने पढ़ा था, तो FCC पूरी तरीके से हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं कि क्या है FCC। यानी कि फलक केंद्रित
फलक केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल का विश्लेषण। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल का विश्लेषण कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या, संरचना। सबसे पहला विश्लेषण कौन सा है, संरचना का। संरचना मैंने आपको बताया था कैसे होगा। संरचना होता है कुछ इसके जैसा, फटाफट के अंदाज में दोस्तों, बिल्कुल इस तरीके से। ये फिगर बना घन का, 8 कोने पर परमाणु कितने, 8। व्यवस्थित करो इसे, 8 परमाणु व्यवस्थित, 8 कोने पर हमने व्यवस्थित कर दिया। 8 कोने पर परमाणुओं की संख्या कितनी, 8। कितनी फलके, 6। एक फलक ये, एक फलक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक फलक पीछे 5, एक फलक सामने 6। ये 6 फलके हैं। एक घन की कितनी फलके होती है, 6 फलके। ये तो संरचना हो गई। दूसरा जो है, दूसरा है परमाणुओं की संख्या। निकालेंगे कैसे, तो देखो कोने का अगर मिलाया जाए, 8 कोने का मिलाया जाए तो एक परमाणु आता है। हर एक के लिए हमने निकाला है, साधारण के लिए भी निकाला है, बीसीसी के लिए भी निकाला। इसके लिए आप डायरेक्ट मैं लिखता हूं। अच्छा चलो निकाल देते हैं। यानी कोने पर, थोड़ा जल्दी जल्दी, कोने पर स्थित परमाणु कितने हैं भाई, 8 हैं। कोने पर स्थित एक परमाणु का, कोने पर स्थित एक परमाणु का इकाई सेल में भागीदारी कितनी है, 1/8। तो परमाणु कोने पर कितने हो जाएंगे, कोने पर हो जाएंगे 8 × 1/8 बराबर कितने परमाणु आएंगे, यहाँ पे 1 परमाणु आएगा, है ना। फलक कितनी होती है, फलक की संख्या कितनी है, फलक की जो संख्या है यह 6 है। फलक की संख्या कितनी, 6 है। और फलक पर स्थित एक परमाणु का इकाई सेल में भागीदारी जो होती है यह होती है 1/2। कितनी होती है, आधा। जैसे मान लिया जाए ये कोई दीवार है घन का, ये कोई घन का दीवार है और इधर भी घन है, इधर भी घन है। तो उस दीवार पर अगर बीच में हम लोगों ने क्या रखा है, एक परमाणु रखा है, तो आधा परमाणु इस वाले घन में होगा और आधा परमाणु इस वाले घन में होगा। एक घन में कोई एक इकाई सेल मान लें तो एक आधा परमाणु एक इकाई सेल में, आधा परमाणु एक इकाई सेल में। हमको सिर्फ एक इकाई सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमें इस बचे हुए जो दूसरे घन का आधा परमाणु है उससे कोई मतलब नहीं है। फलक पर जो स्थित है, तो हमें परमाणु कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो परमाणु आएंगे 1/2 गुणे किसके हो जाएगा, 6 के। 2 × 3 = 6, यानी कुल कितने परमाणु आ जाएंगे फलक पर, 3। तो कुल परमाणु कितने हो जाएंगे, यानी कोने पर स्थित एक परमाणु और फलक पर स्थित 3 परमाणु। 3 एक कितने परमाणु हो गए, 4 परमाणु हो गए। 3 एक कितने परमाणु हो गए, 4 परमाणु हो गए। तो ये था इसका विश्लेषण। एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ए और आर में संबंध क्या होता है इसका। ए और आर में क्या संबंध, तो देखो ए आर में संबंध निकालते हैं। फटाफट के अंदाज में ए आर में संबंध। तीसरा, कोर की लंबाई ए और परमाणु त्रिज्या आर में संबंध क्या आएगा, देखो। अब ये घन, फिर से मैंने वो वाला पार्ट काटा, छत वाला पार्ट। घन का छत वाला पार्ट हमने क्या किया, काटा यहां से। देखिए ये ए, ये वी, ये सी है। घन का छत वाला पार्ट हमने क्या किया, काट दिया। एक परमाणु इस छत के यहाँ पर बीच में व्यवस्थित है, आप जानते हैं, और एक परमाणु यहाँ पे व्यवस्थित है और
एक परमाणु यहाँ पे व्यवस्थित है, इस परमाणु का केंद्र है, तो आर ये भी हुआ, आर ये भी हुआ, आर ये भी हुआ, आर ये भी हुआ। ये एंगल जो है आप जानते हो, ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। भुजा ए है, ये भी भुजा कितना है, ए है। ये सारी चीजें सेम हुई है, बस अब की पिछली बार कहाँ था, पिछली बार केंद्र में था, अब की बार फलक पे परमाणु। एसी कर्ण होगा कि नहीं होगा, तो पाइथागोरस यानी त्रिभुज ए बी सी में एंगल भी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी AC का स्क्वायर बराबर आएगा AB का स्क्वायर प्लस किसके, VC के स्क्वायर। AC का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, AB कितना है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के, तो AC का स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा 2A स्क्वायर के। तो फिर AC बराबर किसके आ जाएगा, √2A स्क्वायर के, या फिर AC बराबर A रूट किसके आ जाएगा, 2 के। AC बराबर किसके आ जाएगा, A√2 के आ जाएगा, क्योंकि AC बराबर किसके है, यहाँ पर देखो AC बराबर R प्लस 2R प्लस R इस गोले की त्रिज्या, 2R इस गोले की त्रिज्या, R इसकी, यानी AC बराबर है 4R के। 4R की वैल्यू यहाँ पर रख देकर 4R बराबर A√2 के, तो R बराबर आएगा A√2 बाई किसके, 4 के। R बराबर किसके आ जाएगा, A√2 बाई 4 के। या फिर देखो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं A इंटू 2√2 और इसको मैं कर दूं 4 को 2 गुणे 2 के, यहां ध्यान देंगे आप, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 2, यानी R बराबर आएगा A इंटू √2 और ये पाना जाएगा, अब यहां पर देखो 2 और ये गुणे √2 इंटू किसके, √2 के, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, R बराबर ये पान 2√2 के, या फिर A बराबर आ जाएगा 2R√2 के, 2R किसके, √2 के। तो ये था कोर की लंबाई और परमाणु त्रिज्या R में क्या संबंध। इसे आप एक बार से फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर और आगे देखते हैं हम लोग, क्या आगे देखते हैं संकुलन दक्षता किसके लिए, इसके लिए 2020 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल के लिए संकुलन दक्षता का मान ज्ञात करिए, यह पूछा गया सवाल है। देखते हैं क्या होता है, बड़ा ही आसान सा संकुलन दक्षता होगा इसका, तो क्या आएगा, देखते हैं संकुलन दक्षता। इसको इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, इसको यहीं पर रहने देते हैं अभी। संकुलन दक्षता जो चौथा है या पांचवा है, जो भी हो, देखते हैं। संकुलन दक्षता अलग अलग सेल के लिए संकुलन दक्षता का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा, नहीं तो बार बार मैं संकुलन दक्षता निकाल रहा हूँ, आप सोचो कि जब संकुलन दक्षता ही निकालना तो एक ही बार में क्यों नहीं निकाल देते, नहीं, अलग अलग सेल के लिए संकुलन दक्षता का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। संकुलन दक्षता बराबर किसके हो जाएगा, परमाणुओं की संख्या कितनी है भाई, परमाणुओं की जो संख्या है, कितना निकाले हो अभी आप लोग, Z बराबर निकाला है आपने 4 के, तो 4 परमाणु का आयतन कितना हो जाएगा, एक परमाणु का आयतन कितना होता है, एक परमाणु का आयतन जो होता है यह होता है 4/3 पाई r क्यूब के, ये एक परमाणु का आयतन है, एक परमाणु का आयतन कितना है 4/3 पाई r क्यूब के, तो 4 परमाणु का आयतन कितना आएगा, 4 परमाणु का जो आयतन आएगा निकल करके ये आ जाएगा 4 गुणे 4/3 पाई r क्यूब के, यानी कि 16/3 पाई r किसके क्यूब के। इकाई सेल का आयतन आप जानते हो ये क्यूब क्या होता है, तो संकुलन दक्षता बराबर किसके हो जाएगा, तो संकुलन दक्षता ये बराबर आएगा 16/3 पाई r क्यूब बटे a क्यूब, और ये इंटू किसके होगा 100 के होगा, ये इंटू किसके 100 के, यानी ये बराबर आएगा 16/3 गुणे a क्यूब और ये गुणे 3.14 गुणे r क्यूब और गुणे किसके 100 के, यानी ये बराबर आया
16 गुणे 3.14 में 100 से गुणा कर दें तो 314 और ये गुणे आर क्यूब। अब यहाँ पर देखो 3, ए क्यूब की वैल्यू यहाँ से रख लो तो ये आ जाएगा 2r√2 का होल क्यूब। 2r√2 का कितना हो जाएगा, ये होल क्यूब हो जाएगा। आगे देखो 16 गुणे 314 गुणे आर क्यूब और बटे देखो 3 गुणे, अब 2 का क्यूब करेंगे 8 आर क्यूब, √2 का क्यूब किया तो 2 गुणे √2 बचेगा इतना, मल्टीपल कराओ 8 दूनी 16, 16 से 16 कैंसिल, बचेगा कितना, यानी आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, यानी ये बचेगा 314 बटे 3 गुणे √2। चूंकि आप जानते हो, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ √2 बराबर किसके है, 1.414 के होता है, √2 की वैल्यू है ये। तो यहां पर आ जाएगा ये बराबर 314 बटे 3 गुणे 1.414, यानी मल्टीपल कराओ तो 314 बटे 3 चौक 12, 3 एकम 3 1 4, 3 चौक 12, 3 एकम 3 1 4। जब भाग दोगे आप, इससे जब भाग दिया जाता है तो ये बराबर आता है 74% संकुलन दक्षता। कितनी आ जाती है, 74% आती है। तो संकुलन दक्षता जो निकल करके आता है 74% आता है इसके लिए, यानी संकुलन दक्षता का मान कितना आ गया इसके लिए, 74%। तो रिक्त का यानी कि रिक्त स्थान कितना आ जाएगा, 26% आ जाएगा। 100 में से क्या कर देंगे, उसे घटा लेंगे हम लोग। एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। नहीं समझ में आए तो वीडियो के पीछे जाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर एक चीज़ हर एक पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी जानकारी के लिए देखा जाए तो सारी चीज़ें आपको आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। बेसिक हम लोगों ने फ्लो में रिवीजन किया है, लेकिन सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर अप किया है। बार बार आपसे देखिए, जब तक नहीं समझ में आ रहा तब तक ऐसे आप देखिए, लेकिन स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि क्या, डेंसिटी, घनत्व, यानी कि घनत्व तो क्या होगा इसका, देखते हैं। यानी ये 5वां है घनत्व, डेंसिटी। क्योंकि आप जानते हो D बराबर किसके होता है, Z इंटू यम, और ये पान Na इंटू किसके, ए क्यूब के होता है। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, हर जगह लागू होगा। क्योंकि फलक के इंद्रित घनीय इकाई सेल पढ़ रहे हो तो Z बराबर किसके हो जाएगा, 4 के। Z बराबर किसके होगा, 4 के होगा। तो उस कंडीशन में D बराबर जो आएगा 4 गुणे यम, और ये पान Na इंटू किसके आ जाएगा, ये ए क्यूब के आ जाएगा। इसे भी आप फॉलो कर सकते हो, लागू कर सकते हो, लेकिन ये किसके लिए सिर्फ अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा सिर्फ फलक केंद्र घनीय इकाई सेल के लिए। जो 6वां है उपसा संयोजन संख्या, उपसा संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, CN। तो देखो इसके लिए जो CN की वैल्यू होती है, याद रखेंगे 12। CN की वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। तो ये था क्या, ये था आपका एनालिसिस ऑफ SCC, VCC और FCC। सारी चीजें एनालिसिस करके मैंने आपको बताया, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए, D बराबर Z इंटू यम अपान Na इंटू किसके, ये क्यूब के। फिक्स हैं 2 नंबर के सवाल इस पे, बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं इस पे। एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक चार्ट बनाएंगे, हम लोग देखेंगे, चार्ट के माध्यम से समझेंगे इसे क्या होता है। चार्ट जो कि आसान सा हो जाएगा के लिए, सारी चीज़ों को एक ही बार में समझने में वो आसानी हो जाएगी। चार्ट क्या होगा, फटाफट से बनाते हैं। चार्ट बनाने में तो आप लोग आगे हैं। ये इकाई सेल का प्रकार, फटाफट से लिखते हैं। इकाई सेल का क्या प्रकार, परमाणुओं की क्या, परमाणुओं की संख्या, A और R में संबंध,
यहाँ PF हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी। चलो मैं लिख देता हूं संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता हो गया। और इधर आ गया आपका रिक्त स्थान। क्या आ गया आपका? रिक्त स्थान आ गया। तो सबसे पहला आपने क्या पढ़ा? सबसे पहला आपने पढ़ा साधारण घनीय इकाई सेल। और साधारण घनीय इकाई सेल के लिए जो परमाणुओं की संख्या होती है, यानी Z बराबर होता है 1। Z बराबर किसके होता है? 1 के। A और R में जो संबंध है आपने निकाला, A बराबर 2R निकाला। A बराबर क्या निकाला आपने? 2R निकाला। संकुलन क्षमता, संकुलन दक्षता जो आपने निकाला, ये 52% निकाला। तो रिक्त स्थान कितना आ जाएगा? यहाँ पे 48% आ जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे, इस तरीके से एक ही चार्ट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देते हैं, CN की वैल्यू चलो यहाँ पे चिपका देते हैं इसे। CN कितना हो जाएगा? CN इसके लिए हो जाएगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। नेक्स्ट जो आपने दूसरा पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा काय केंद्रित, बार बार कह रहा हूं, काय केंद्रित को अंतः केंद्रित भी बोलते हैं। काय केंद्रित घनीय इकाई सेल, काय केंद्रित घनीय इकाई सेल। Z बराबर किसके? कोने पर, कोने पर 1, केंद्र में कितना? केंद्र में 1। तो कुल परमाणु कितने हो गए? Z बराबर आया था 2। Z बराबर किसके आया था? 2 के आया था। R बराबर किसके था? A√3 बाई किसके? 4 के। आपने निकाला था A√3 बाई किसके? 4 के। या A बराबर भी आपने निकाला था 4R अपान किसके? √3 के। तो चाहे जो वैल्यू लिखी आप लोग, एक याद है तो दूसरा याद हो जाएगा। संकुलन दक्षता का मान निकाला था आपने 68%, लगभग 68% के बराबर, 32% का मान इसका था। CN का 8। CN कितना था इसके लिए? 8 था। नेक्स्ट जो है तीसरा जो है फलक केंद्रित है। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल है। Z बराबर किसके था? Z बराबर 4 के था। कैसे था? एक कोने पर, और जो 3 परमाणु थे वह 3 परमाणु थे कहां पे? ये 3 परमाणु थे फलक के केंद्र में जो व्यवस्थित थे। और यहां पर आपने निकाला था A बराबर 2R√2 के। A बराबर क्या निकाला था आपने? ये इसके लिए भाई, और मैं नीचे इसके लिए लिख रहा हूं, ठीक है। संकुलन दक्षता कितना निकाला? संकुलन दक्षता आपने निकाला 74%। तो रिक्त स्थान आया 26% आया। संकुलन दक्षता परसेंट में ही आएगा, रिक्त स्थान परसेंट में। और इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था आपने 12 निकाला था। तो एक बार से एक, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण यानी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से 1-2 नंबर हर साल एक ऑप्शनल में या किसी भी चीज में पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं। तो पूरी तरीके से जितना क्लास में आपको नए न्यू बैच में पढ़ाया गया, पूरी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कवर अप करवा दी, रिवीजन करवा दी। इसके आगे का रिवीजन नेक्स्ट संडे को करेंगे। बाकी इस बीच हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे, सिलेबस को और आगे बढ़ाएंगे। बाकी जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन की यूपी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जो कि 24 मार्च से डेट निर्धारित है, उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। वो भी अपनी रिवीजन को चालू रखें। जो भी पुराने वाले स्टूडेंट्स थे हमारे, वो भी इसे आप इंजॉय करें, देखें, अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करें और बिंदास होकर के जाएं, एग्जाम दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जो भी भाई बहन हैं, जो भी वंचित हैं अभी इन सारी चीज़ों से, उन्हें भी अवगत कराएं इसके बारे में। और मिलते हैं दोस्तों फिर। बाय टू ऑल ऑफ यू।